हम इस व्लॉग में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से दफ़ात हैं जो कि नैब इंक्लूड कर सकती है इसमें, और इमरान खान साहब के पास उसके लिए बचाव का रास्ता कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज बहुत दिलचस्प टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर कुछ ख़बर भी है और उसके बाद लॉ पॉइंट्स भी हैं। तो ये टॉपिक है बेसिकली इमरान खान साहब का एक तोशाखाना का केस जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की वो जजमेंट। अब इस तोशाखाना का पार्ट 2 आ रहा है जो कि पहले वाला तो केस कुछ भी नहीं था। असल केस तो ये है जो कि नैब वाले जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद इसमें फ़र्दर क्या होगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इस व्लॉग में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से दफ़ात हैं जो कि नैब इंक्लूड कर सकती है इसमें, और इमरान खान साहब के पास उसके लिए बचाव का रास्ता कौन सा है। तो हम शुरू करते हैं ये व्लॉग, लेकिन इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं जी। देखिए, सबसे पहली जो बात आ जाती है कि नैब कैसे मामलात को इन्वेस्टिगेट करती है, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। जब हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं कि देखें वो कोई भी ऐसा मामला जिसके अंदर नेशनल एक्सचेकर यानी कि ख़जाना सरकार शामिल हो जाए और ख़जाना सरकार को नुकसान हो जाए तो वो नैब के एम्बिट में आ जाता है। उसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद ट्रायल होता है उसका नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर। आपके जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं इन्हें इम्यूनिटी हासिल नहीं होती कि क्या इनके ख़िलाफ़ नैब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। देखिए, इन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 248 इसके तहत, लेकिन ये इम्यूनिटी उसी वक्त तक हासिल होती है जब तक कि ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं। जब ये अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ देते हैं उसके बाद ये इम्यूनिटी इन्हें नहीं होती और नैब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और फर्दर भी जो कार्रवाई है वो भी इनके खिलाफ हो सकती है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर की, तो वो मतलब प्राइम मिनिस्टर किस तरह पब्लिक ऑफिस होल्डर है ये डिफाइन किया गया है। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की सेक्शन है नैब के अंदर 5M2 जिसमें स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके एम्बिट में आते हैं। अब नैब के अंदर जो केस है वो केस क्या है आखिर तोशाखाना का, क्योंकि एक केस तो हमने देख लिया कि उसके अंदर तो छोटी सी बात थी, डिक्लेरेशन या नॉन डिक्लेरेशन की बात थी, लेकिन ये जो केस है नैब के पास ये बेसिकली तोशाखाना के उन तहाइफ का है जो कि तोशाखाना से लेके बेचे गए और फिर उनकी कीमत दाखिल करवाई गई तोशाखाना के अकाउंट में या सरकार को दी गई। इसके अंदर इल्ज़ाम ये है कि ये तोहाइफ अंडर वैल्यू करके बेचे गए और इसके साथ शामिल थे वो लोग जो कि वहाँ के मुलाजमीन थे। और इसके अंदर एविडेंस भी मौजूद है, जिस एविडेंस की हम बात करते हैं कि जिस तरह के बुशरा बीबी का एक आपको फ़ोन कॉल याद होगी जिसके अंदर वो अपने मुलाजिम से बात कर रही थी कि वो तोहफ़ों की बात हो रही थी कि एक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भिजवाए। उसके बाद खैर उन्होंने उससे इनकार कर दिया था जिसके ऊपर इन्होंने फॉरेंसिक करवाना है उसे एविडेंस की सूरत में लाने के लिए। उसके साथ जिन जो मुलाजमीन थे उस घर के वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और मुतल्लिका लोग भी मौजूद हैं, तो उन लोगों को भी एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब इनके ऊपर केस इनके ऊपर दफ़ात कौन कौन सी लग सकती हैं। देखिए, इनके ऊपर सबसे पहले दफ़ा लग सकती है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, जिसकी सज़ा है इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 14 साल तक जा सकती है और इसके साथ फ़ाइन भी इंक्लूड होता है। फ़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद दूसरी इनके ऊपर दफ़ा लग सकती है गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ड्यूरिंग इंक्वायरी इनटू और इन्वेस्टिगेशन। ये वो बात है जो कि इन्होंने एक रसीद पेश की थी जिस रसीद के बारे में कहा जा रहा है कि वो रसीद दुरुस्त नहीं थी। तो इसकी सज़ा जो है वो 5 साल तक हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद इनके ऊपर दफ़ा लग सकती है सेक्शन 168 ऑफ PPC जिसके अंदर पब्लिक सर्विस अनलॉफुली इंगेज हो जाता है ट्रेड के अंदर। ये क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे तो शायद ये दफ़ा भी इनके ऊपर लगा दें। इसके अंदर जो सज़ा है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और फाइन और बोथ। और उसके बाद इनके ऊपर सेक्शन 468 लग सकता है और सेक्शन 471 ये है कि आप कोई डॉक्यूमेंट जैली बनाते हैं सेक्शन 468 और फिर उसके बाद 471 होता है कि उसी डॉक्यूमेंट को आप आगे यूज़ करते हैं फॉर योर गेन।
ये इसमें इन्होंने अंडर वैल्यू किया है, तो ये नैब के एम्बिट में आ जाता है, क्योंकि इसमें खजाना सरकार को तो नुकसान पहुंचा है बरकैफ। और फिर उसके बाद बात आ जाती है कि इनका डिफेंस क्या हो सकता है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा इनके डिफेंस का नहीं पता कि इनके पास किस किस्म का एविडेंस मौजूद है रिबटल के लिए, लेकिन एक बात है कि नैब के अंदर आपके पास प्रोविजन मौजूद है वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन की। इसमें ये होता है कि आप आगे आके जो आपने अगर कोई अनलॉफुल गेन किया हुआ है तो वो आप नैब को दे देते हैं। उसमें वॉलंटरी रिटर्न आपका बिल्कुल अर्ली इन द इन्वेस्टिगेशन होता है कि जब आपका केस स्टार्ट हुआ हो तो उस टाइम होता है। उसके बाद प्ली बार्गेन की बात आ जाती है, तो प्ली बार्गेन में आप इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं आपकी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपने अमाउंट पे करनी होती है, एक 34%, 33 और 33% की रेशो से। तो इस तरह आप वो अमाउंट नैब को पे कर देते हैं और आपके ऊपर वो केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बहरहाल ये ऑप्शन तो मौजूद है। और दूसरी ऑप्शन इनके पास मौजूद है कि इसका डट के दिफा करें। अगर देखें इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्हें शक है तो उसके ऊपर डेफिनेटली आगे ट्रायल होगा। उस ट्रायल के अंदर जो भी उनके लूप होल होंगे प्रोसिक्यूशन के, उन लूप होल्स की बुनियाद के ऊपर उनका बेनिफिट्स एक्यूज को जा सकता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ यही है कि जो एविडेंस भी है वो प्रोड्यूस करना है आपकी प्रोसिक्यूशन ने। एक्यूज का काम सिर्फ ये है कि उसने उस एविडेंस को उसने अपना डिफेंस पेश करना है। एक्यूज का काम यह है कि उसने सिर्फ अपना डिफेंस पेश करना है, दैट्स इट। कि नैब के कानून में जो अमेंडमेंट हुई, एक तो 2022 की अमेंडमेंट हुई जो कि अभी सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद भी हुई है एक अमेंडमेंट जो कि 2023 में हुई थी। उस अमेंडमेंट के बाद हुआ ये कि इन्होंने रिमांड का टाइम जो कि पहले 90 डेज होता था, फिर वो कम होकर 14 डेज हो गया, लेकिन अब इस अमेंडमेंट में उन्होंने कर दिया है 30 डेज। और उसके बाद उन्होंने ये इख्तियार नैब को दे दिया है कि नैब ड्यूरिंग इंक्वायरी भी अब किसी को अरेस्ट कर सकती है। अब बात यह है कि जब रिमांड आपका 30 डेज का हो गया तो क्या उन 30 डेज में बंदा बाहर नहीं आ सकता? देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि इवन जब 90 डेज का रिमांड भी होता था तो उसके अंदर एट वंस 90 डेज का रिमांड दिया नहीं जाता। ये प्रैक्टिस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 या 15 दिन का रिमांड मिल जाएगा, फिर उसके बाद अदालत में प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद मतलब उस तरह करते करते आप 90 डेज तक पहुंचते थे। तो मेरा ख्याल यही है कि 30 डेज का रिमांड भी इसी तरह ही होगा कि वो आपको एक ड्यूरेशन का रिमांड दिया जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा एक्यूज को पेश करना होगा अदालत में। अगर अदालत सेटिस्फाई है कि अभी मजीद रिमांड देना चाहिए तो फिर दोबारा रिमांड होगा। लेकिन जब आपके 30 डेज ओवर होंगे तो फिर नैब की कस्टडी से एक्यूज चले जाएंगे आपकी जुडिशल कस्टडी में। तो यही था आज के लिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके पास नया व्लॉग लेके, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच जी।